अमित के माता पिता पंकज और लता अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रो रहे थे। तो वहीं अमित की पत्नी कनिका अपनी चूड़ियों वाले हाथों को दीवार पर मारते हुए जोर जोर से रोती हुई बोलती है, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? बस कर बहू, जाने चला गया, अब दुख मनाकर उसकी आत्मा को कष्ट न दे। लता की ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन कमला भी कनिका के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, कनिका बहू, संभालो खुद को। इतनी सी उम्र में विधवा होना तुम्हारे लिए दुख की बात है, लेकिन बेटी होने को कौन टाल सकता है। भाई साहब, अब अमित के पार्थिव शरीर को ले चलिए। कुछ समय आप सब मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसको ले चलेंगे। इस बुढ़ापे में अपने जवान बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है कमला जी। ठीक है, आप कुछ समय अकेले रहिए अमित के साथ। चलो सभी बाहर चलो। कमला मोहल्ले के सभी लोगों को घर से बाहर ले जाती है और पंकज अपने बेटे के संग कुछ पल गुजारता है। कुछ देर में सभी जब अमित के पार्थिव शरीर को लेने आते हैं तो उसका चेहरा कपड़े से पहले से ढका हुआ था और जैसे ही एक आदमी उसके चेहरे से कपड़ा हटाने लगता है तो पंकज उसे रोकते हुए बोलता है, अरे क्यों उसका मरा हुआ चेहरा हमें बार बार दिखा रही हो? हटो, अब सब अर्थी को कंधा दो। इस तरह पंकज और सभी मोहल्ले वाले मिलकर अमित का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। अमित ने अपनी मौत से पहले अपना 50 लाख का बीमा करवाया था, जिसकी राशि उसकी मौत के 1 महीने बाद पंकज और उसके परिवार वालों को मिलती है और वो पैसा मिलने पर लता कहती है, अब हमारे बेटे के सर चढ़ा कर्जा उतर जाएगा। ऐसा करते हैं, जिसके जिसके पैसे देने हैं, दे देते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसे हमारे बेटे बहू के काम आएंगे। अरे ये क्या बोल रही हो? कोई सुन लेगा। मेरा मतलब मेरी बहू के काम आएंगे से था। समय गुजरता है। अमित को गुजरे 6 महीने हो चुके थे, जिस पर एक शाम कमला लता के पास उसका हालचाल पूछने आती है। तभी वहाँ कनिका चाय के कप लिए आती है। जैसे ही वो उन्हें टेबल पर रखती है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो लता उससे बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा मैंने, इसलिए उल्टी हो गई। ये लता की बहू के लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसको देखने से लग रहा है ये माँ बनने वाली है, लेकिन ये कैसे संभव है? कमला इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पंकज आता है, जो कनिका को थोड़ा थका हुआ देखकर उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहू रानी को? कोई दिक्कत है तो अपने ससुर को बताओ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पंकज जी का स्वभाव बहुत रंगीला है और इस घर में उनके सिवा कोई मर्द भी नहीं है। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमला अपने मन में ना जाने क्या क्या सोचने लगती है। इतने में दोबारा कनिका को उल्टियाँ होती है और वो फिर से बाथरूम भागती है। उसके पीछे पंकज भी अंदर जाता है। कमला ये देखकर लता से कहती है, लता बहन, एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये इसको बार बार उल्टियाँ होना माँ बनने की निशानी है। क्या बहू माँ बनने वाली है? अरे मैं खुशकी हो रही हूँ। अरे मेरा मतलब है बहू माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहू तो विधवा है, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बेचारी लता, अगर ये सच हुआ कि पंकज जी और कनिका का चक्कर चल रहा है तो बेचारी लता तो बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहू के बच्चे को पोता कहेगी या बेटा? कमला ये सब सोचते हुए घर से निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब कनिका और पंकज बाहर आते हैं तो लता उनसे कहती है, ए जी, कमला कह रही थी कि बहू के लक्षण माँ बनने वाले हैं। मैंने उसको बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें जाकर एक बार बहू की जांच करवानी चाहिए। मोहल्ले वालों से छुपते छुपाते लता और पंकज कनिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि कनिका माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो तीनों घर आकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कनिका से कहते हैं, बहू देख, तू माँ बनने वाली है, इसलिए जब से तेरा पेट निकलने लगेगा तब तू घर से बाहर पैर तक नहीं रखेगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अगर तुझे ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल मचा देंगे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कनिका अब अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए घर में ही रहती थी। समय गुजरता है और कनिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसके चलते एक शाम जब लता और पंकज किसी काम से बाहर गए थे तो उनके घर एक पार्सल आता है, जिसको दरवाजे पर से लेने के लिए कनिका को जाना पड़ता है। और उस बीच सामने के घर से कमला कनिका और उसके बढ़े हुए पेट को देख लेती है और कहती है,
हाय हाय, ये तो सच हो गया। ये क्या बेशर्मी लगा रखी है इन लोगों ने। बहू बेटे के मरने के 1 साल बाद माँ बनने वाली है। अब तो पक्का ये बच्चा इसके ससुर का ही है। ऐसे बेकार लोगों को मैं अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। कमला लता की विधवा बहू की कोख में उसके ससुर का बच्चा है, ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है। जिसके बाद कमला के साथ साथ मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर एक सुबह लता और पंकज के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है, अरे अरे कमला जी, अपना ही सुंदर चेहरा दिखाने आप सुबह सुबह आ गई। और ये क्या, मोहल्ले की और औरतें भी आई हैं? अरे पंकज जी, शर्म कीजिए। अब तो अपना ये रंगीला अंदाज छोड़िए। कैसे घटिया लोग हैं आप, ये सब करते आपको शर्म नहीं आती? कनिका अंदर से सब सुन रही होती है। तभी बाहर खड़ी कमला पंकज से कहती है, आप दोनों पहले अपनी बहू को हमारे सामने लाओ, फिर बताते हैं हम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे अरे अरे, क्यों? मेरी बहू नहीं आएगी मोहल्ले वालों के सामने? नहीं जी, वो नहीं आएगी। आप बताइए हमें क्या काम है आपको? हाँ हाँ, हमें पता है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपकी विधवा बहू प्रेग्नेंट है और उस विधवा की कोख में अपने ससुर का बच्चा पल रहा है। हाय हाय कमला जी, इतने सुंदर मुंह से आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं। अरे मेरी बहू के साथ मेरा चक्कर और उसकी कोख में मेरा बच्चा। राम राम राम, कितनी गंदी सोच है आपकी। ऐसा है तो बुलाओ अपनी बहू को। अगर वो माँ नहीं बनने वाली तो मैं झूठी, तुम सच्चे। फिर तुम मुझे जो बोलो मैं वो करूँगी। लेकिन अगर वो माँ बनने वाली है तो हम मोहल्ले वाले तुम तीनों का मुंह काला करके इस मोहल्ले से निकालेंगे, क्योंकि हमारे घरों में बहुओं को बेटी माना जाता है और ऐसी गंदी हरकत करने वाले इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। इसलिए बुलाओ कनिका को। सभी जोर जोर से कनिका का नाम लेने लगते हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने आना पड़ता है। और जब वो सबके सामने आती है तो उसका बड़ा हुआ पेट देखकर कमला कहती है, हाय देख लो कैसे बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते ही शर्म नहीं आती। नहीं आंटी, हमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये बच्चा ससुर जी का नहीं, वो मेरे पिता समान है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे तुझे क्या समझाओ, तू क्या निकली? पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती, इतना ही था तो अपने ही ससुर के साथ। छी छी छी, देख क्या रहे हो मोहल्ले वालों? कीचड़ उठाओ और फेंको इनके ऊपर। सभी मोहल्ले वाले हाथों में कालीक और कीचड़ लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लता, पंकज और कनिका के पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। सभी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और तभी सबके सामने आता है अमित। अमित को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अमित सबसे कहता है, कनिका ने कुछ गलत नहीं किया, न ही मेरे पापा ने। ये बच्चा मेरा और कनिका का है। वो विधवा नहीं है, बस विधवा होने का नाटक कर रही थी। इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों बोला तुम सबने? हमारे ऊपर 25 लाख का कर्जा था, जिसको चुकाना बहुत मुश्किल था। अमित ने अपना एक 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जिसके बाद हमें लगा वो कर्जा उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट की कहानी रची, जिसमें मेरी मौत हो गई। आप सबकी नजरों और इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया और उन्होंने हमारा कर्जा उतार दिया। और जब से अब तक अमित छुपकर ही अपने घर में अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ रह रहे थे और ये बच्चा भी उन्हीं का है। लेकिन ये गलत है, फ्रॉड है ये। तुमको इसके लिए जेल हो सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब अगर मैं बाहर नहीं आता तो मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम सच लगता सबको, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। अमित के जिंदा होने पर उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा वापस करना पड़ता है और खर्च किया हुआ पैसा वो अपने घर को गिरवी रख कर देते हैं, जिसके बाद कुछ समय अमित को जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन रिहा होने के बाद वो अपने परिवार और बच्चे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपनी पत्नी के सर से ये कलंक हटाता है कि विधवा बहू की कोख में ससुर का बच्चा था। कनिका ने शादी अपनी मर्जी से अपने बॉयफ्रेंड रमन से करी थी, जिसके कारण वो दहेज में पैसा और जेवरात तो नहीं लाई थी, लेकिन हाँ अपने पति के लिए दहेज में उसकी सास यानी अपनी माँ कुलवंत देवी को लाई थी। और जब कनिका का स्वागत उसके ससुराल में हो रहा था तो दुल्हन के संग उसकी माँ को देखकर रमन की माँ शोभा बोलती है, अरे बेटा, ये समदन जी भी साथ आई है तुझे छोड़ने? नहीं माँ जी, माँ मुझे छोड़ने नहीं बल्कि मेरे साथ आई हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ रहने। रमन, आपने बताया नहीं माँ जी को? वो माँ, मैं आपको समझाता हूँ। अंदर तो आने दो पहले हमें, मैं बताता हूँ सब।
रमन की बात सुनकर शोभा पहले उनका स्वागत करके सबको घर के अंदर लाती है और घर में आते ही कुलवंत देवी अपनी बेटी को उसके कमरे में ले आती है और ये सब देखकर शोभा बोलती है, ये सब क्या है रमन? देखा तूने अपनी सास को और पत्नी को? ये घर में आए 2 मिनट नहीं हुए और तेरी सास कनिका को ऐसे लेकर चली गई जैसे ये हमारा घर नहीं उसका घर हो। अरे माँ शांत हो जाओ। देखो कनिका के बाबा नहीं है और शादी के बाद उसकी माँ अकेली हो जाती, इसलिए उसने बोला था कि शादी के बाद उसके साथ उसकी माँ भी आएगी तो चलेगा, तो मैंने हाँ बोल दिया। नालायक, दहेज में सोना चांदी और जेवरात लाते हैं और तू अपनी सास को लाया है दहेज में। माँ समझो ना, बेचारी की माँ है। जैसे मैं आपसे दूर नहीं रह सकता वैसे वो भी नहीं रह सकती, और किसके भरोसे अकेला छोड़ती वो अपनी माँ को। रमन की बात सुनकर शोभा मान जाती है, लेकिन उसके दूसरे ही पल कुलवंत देवी उनके सामने आकर बोलती है, समधन जी देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज मैं अपनी बेटी के साथ ही सोऊंगी। वो क्या है ना, आज तक वो अकेले कभी नहीं सोई, तो आज रात मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी कि उसकी शादी हुई है। तो आज की रात आप दामाद जी को किसी और कमरे में सुला देना। अच्छा चलिए ठीक है, सो जाएगा किसी और कमरे में। वैसे भी हम आने जाने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा कमरा साफ रखते हैं, तो कल से आप वहाँ सो जाना, आज ये सो जाएगा। इतना बोलकर शोभा और रमन आराम करने चले जाते हैं और कुलवंत देवी अपनी बेटी कनिका के पास जाकर बोलती है, तेरी सास बहुत तेज है, तुझे उंगलियों पर नचाना चाहती है। कोई नहीं, वो तेरी सास है तो मैं भी रमन की सास हूँ, कम तो मैं भी नहीं हूँ। अच्छा चल अब सो जा। कुलवंत अपनी बेटी कनिका के साथ उसके दहेज में ससुराल आई थी, जो अब एक सास होने का रौब अपने दामाद पर दिखाना चाहती थी, जिसके लिए अगली सुबह जब कनिका तैयार होकर अपनी सास के पास जाकर उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, तभी रमन भी फ्रेश होकर आता है। तो उसको देखकर कुलवंत बोलती है, दामाद जी दिख नहीं रहा आपको? आपकी सास खड़ी है सामने, पहले सुबह उठकर आपको भी अपनी सास के पैर छूने चाहिए। अच्छा वो ठीक है सासू माँ, पाए लागू सासू माँ। हाँ ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, उठ जाओ। कनिका की माँ तो 1 नंबर की खड़ूस और अत्याचारी सास है, बेचारा मेरा बच्चा। खैर बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो इसलिए कुछ मीठा बना लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। कनिका रसोई की तरफ चली जाती है, जिसके बाद कुलवंत रमन से बोलती है, दामाद जी शादी अकेले मेरी बेटी की ही नहीं हुई है, आपकी भी हुई है। जाइए आप भी अपनी पहली रसोई की रस्म करिए और मेरे लिए भी कुछ मीठा सा बनाइए। क्यों शोभा जी, पति पत्नी बराबर होते हैं तो रस्में भी बराबर होनी चाहिए ना। जी सही कहा आपने। कहाँ फंस गया यार, कितनी अत्याचारी सास है। दहेज में पैसे लेना गुनाह है, लेकिन सास लेना वो नहीं गुनाह है। बेचारा रमन अब अपनी दहेज में आई अत्याचारी सास के चलते अपने ही घर में पहली बार खाना बनाने जाता है, जहां उसको रसोई में देखकर कनिका बोलती है, अरे रमन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बना लूंगी। तुम तो बना लोगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे भी बोला है पहली रसोई की रस्म में उनके लिए कुछ मीठा बनाने के लिए। यार क्या है ये सासू माँ को, इतनी खड़ूस तो मेरी माँ नहीं है जितनी तुम्हारी माँ है। अरे रमन, माँ तो मजाक कर रही होगी, तुम जाओ मैं बना देती हूँ। वाह, मेरी वाइफ कितनी प्यारी है। ठीक है तुम बना लो, मैं जाता हूँ। रमन इतना बोलकर जैसे ही रसोई से बाहर जाने को होता है, तभी कुलवंत देवी रसोई में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके चक्कर में बेचारे को सच में कुछ बनाना ही पड़ता है अपनी पहली रसोई में। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता। अब कनिका को अगर शोभा कुछ बोलती करने को, तो कुलवंत भी रमन को कुछ न कुछ काम दे देती। ये देखकर रमन परेशान हो जाता है और एक दिन अपने ऑफिस में बैठा अपने दोस्त दीपक से बोलता है, दीपक यार, मेरे दहेज में मेरी अत्याचारी सास आई हुई है, जो मुझ पर दमकर अत्याचार कर रही है। अरे यार, सुबह जल्दी उठा देती है, कहती है मेरी बेटी भी तो उठ रही है, तुम भी उठो। रात को ऑफिस से आने के बाद अपने पैर दबाती है, कहती है मेरी बेटी भी अपनी सास के पैर दबाती है, तो तुम भी दबाओ। भाई तो तू ना सास को दहेज में लाया क्यों है? बोल देना सासू माँ को अपने कि खानदान के रिवाज के हिसाब से शादीशुदा लड़की के घर में ज्यादा दिन उसके मायके वाले नहीं रहते हैं। अरे नहीं यार, कनिका को बुरा लगेगा अगर मैंने ऐसा कुछ बोला तो। कोई नहीं, सह लूंगा थोड़ा अत्याचार भाई। रमन शाम को जब ऑफिस से घर जाता है, तो उसको जल्दी आता देखकर कुलवंत उसे बोलती है, दामाद जी आप जल्दी आ गए, तो ऐसा करिए कनिका के साथ खाना बनवा दीजिए, आखिर बेचारी अकेले लगी रहती है। ठीक है सासू माँ। 1 मिनट रमन बेटा, समधन जी
आप देख नहीं रही, रमन अभी अभी ऑफिस से थका हारा आया है और आप आते ही उसको काम करने के लिए बोल रही हो, और वो भी वो काम जो उसका है ही नहीं। शोभा जी, मेरी बेटी भी पूरे दिन आपके मुताबिक चलती है, घर के सारे काम करती है, किसी काम के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उसके लिए उसकी सास की बात सर आँखों पर। तो क्या दामाद जी अपनी सास की बात नहीं मान सकते? अरे लेकिन कनिका इस घर की बहू है और रमन इस घर का बेटा, दोनों में फर्क है। मतलब आप अपने बेटे और बहू में फर्क करती हैं? अरे आप दोनों चुप हो जाओ, मैं थक गया हूँ लड़ाई देखकर। माँ आप शांत रहो और सासू माँ आप भी। जा रहा हूँ मैं कनिका की मदद करने। अरे जितना अत्याचार मेरी सास मुझ पर कर रही है, उतना अगर मेरी माँ कनिका पर करती तो इनका तो मुंह बन जाता। पर कोई नहीं, कनिका के लिए तो मैं सब सह लूंगा। थका हारा रमन रसोई में कनिका की मदद करने चला जाता है, लेकिन कनिका उसको कुछ नहीं करने देती, बल्कि आराम से रसोई में ही बैठा लेती है और दोनों हंसते खिलखिलाते हुए बात करने लगते हैं। तभी शोभा के घर उसकी पड़ोसन शारदा आती है, तो शोभा अपनी बहू को 2 कप चाय बनाने के लिए बोलती है। कुछ देर में कनिका की बनाई चाय रमन बाहर लेकर आता है और शारदा व शोभा को दे देता है, जिस पर शारदा बोलती है, अरे रमन बेटा चाय लेकर आया है, क्या बात है, बहू अपने पति से काम करवा रही है? ऐसा कुछ नहीं है आंटी। ऐसा ही है शारदा बहन, मेरे बेटे का ये अपना घर है, इसके बावजूद इस बेचारे पर इतना अत्याचार होता है। अरे वो दूसरी तरफ सोफे पर जो बैठी है ना, इसकी सास है, अपनी बेटी संग दहेज में आई है और मेरे बेटे का जीना हराम किया हुआ है। अरे ये क्या, बेटी के ससुराल में माँ भी रह रही है? ये कैसी माँ है? हमारे घर में तो बेटी के ससुराल का पानी पीना भी पाप माना जाता है, और यहाँ तो माँ बेटी के ससुराल में डेरा जमा कर बैठी है। सच में शोभा बहन, तुम ही झेल रही हो, मैं होती तो निकाल फेंकती, माँ को भी और साथ में इसकी बेटी को भी। ये सब कनिका सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही कुलवंत का भी सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन तभी रमन बोलता है, आंटी अगर एक लड़की अपना घर बार छोड़कर एक पराये घर में आकर उस लड़के के पूरे परिवार को संभाल सकती है, उसके घर को अपना घर समझ के हर सुख दुख सहन करती है, तो क्या एक लड़का उसकी एक माँ को नहीं संभाल सकता? अरे वैसे कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो जब मेरी बीवी अपनी अकेली माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले आई, तो आप जैसे लोगों को उसमें भी दिक्कत है? अरे बेटा, मैंने तो तेरे लिए बोला है, तू बेचारा अपनी दहेज में आई सास के अत्याचार सह रहा है, तेरी माँ ने बताया? कोई अत्याचार नहीं कर रही मेरी सास मुझ पर। जब मेरी पत्नी अपनी सास की सेवा करने से पीछे नहीं हटती, तो मैं क्यों हटूं? जब वो मेरी माँ को इज्जत और प्यार दे रही है, तो क्यों ना मैं उसकी माँ को वही इज्जत और प्यार दूं। और हाँ, ये मेरा घर है और कनिका की माँ मेरी भी माँ है, उनके घर में रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। रमन के शब्द शारदा का मुंह तो बंद करवा देते हैं, लेकिन कुलवंत की आंखें खोल देते हैं कि जिस दामाद पर वो अत्याचार कर रही थी, वो सच में बेटे से भी बढ़कर है। जिसके बाद कुलवंत भी रमन से माफी मांगती है और फिर उस दिन के बाद से रमन को माँ और सास दोनों का प्यार बराबर मिलता है। साथ ही शोभा भी अपनी समधन को सहेली बनाकर उसके साथ खुशी से वक्त बिताने लगती है। सुबह के 10 बजे तक भी जब पीहू सोकर नहीं उठती, तो उसकी माँ बबीता उसको उठाने उसकी कमरे में आती है और बोलती है, अरे ओ महारानी, तेरे पूरे राज्य में सुबह हो चुकी है, लेकिन तेरी सुबह ना जाने कौन सी दोपहर को होती है। उठ जा, सूरज के निकलने के बाद अब चांद के निकलने का इंतजार है क्या तुझे? क्या है माँ, सोने दो ना। हाँ हाँ, सो, मुझे क्या है, मैं तो तुझे पूरा दिन ना उठाऊं। वैसे भी उठकर कौन सा तूने पहाड़ तोड़ने हैं, बस कॉलेज जाकर और वहाँ से वापस आकर पलंग ही तोड़ना है। इस बेटी के होने का तो मुझे कोई सुख नहीं है, कॉलेज भी खुद से नहीं जा सकती। कॉलेज शब्द सुनकर पीहू की आंख खुलती है और वो अपनी साइड टेबल पर रखी घड़ी में समय को देखकर कहती है, माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, लेट हो जाऊंगी। सर पर खड़े बस चिल्लाना आता है, इस चिल्लाने में एक बार भी टाइम क्यों नहीं बताया? हो जा फिर लेट, उठने का होश खुद को नहीं रहता और उसके लिए भी माँ को सुनाओ। अब नहाने से तो तू रही, इसलिए मुंह पर पानी की बूंदें मारकर नीचे नाश्ता करने आ जा। इतना बोलकर बबीता अपने काम करने नीचे चली जाती है और पीहू जल्दी से फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहती है, माँ जल्दी से नाश्ता दे दो, कॉलेज में भरोसा नहीं है कब मिलेगा, अभी घर से तो कुछ खाकर जाऊं। बबीता हाथों में नाश्ते की प्लेट लाकर पीहू के सामने रखते हुए कहती है, सही बात है, जो घर से खाकर नहीं जाता उसको बाहर भी कहीं खाना नहीं मिलता।
ले खा ले, मैंने आज इतनी टेस्टी कद्दू की सब्जी बनाई है। क्या कद्दू? माँ यार, ये कोई सब्जी होती है क्या? मुझे नहीं पसंद है आपका ये कद्दू फद्दू। अभी तो मैंने यही बनाया है तो तुझे यही खाना पड़ेगा, नहीं खाना है तो निकल ले। हाँ निकल ही रही हूँ, भूखी रहना मंजूर है लेकिन ये कद्दू खाना नहीं। और मुझे बता देना, शाम को भी यही बनेगा तो मैं अपने इंतजाम बाहर ही कर लूंगी। इतना बोलकर पीहू अपना बैग उठाए कॉलेज चली जाती है, जहाँ वो फेयरवेल पार्टी के बाद कैंटीन में अकेली बैठी कुछ ऑर्डर करने की सोचती है। तभी उसकी टेबल पर एक कुणाल नाम का लड़का आकर बैठता है और उससे बोलता है, हाय, मैं कुणाल, मैं भी इसी कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो क्या है ना, हमारा फेयरवेल है तो अब मैं कॉलेज आऊंगा नहीं, इसीलिए जाने से पहले अपने दिल की बात बोलना चाहता था ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। अच्छा जी, ऐसा क्या कहना था आपको, बोलिए। देखो पीहू, मैं तुमको फर्स्ट ईयर से पसंद करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरे फर्स्ट ईयर में तुम थी नहीं इस कॉलेज में, और अब तुम सेकंड ईयर में हो, लेकिन मेरा फाइनल ईयर है। तो इस एक साल के एक तरफा प्यार को मुझे आज कॉन्फेस करना था। सीधे शब्दों में कहूँ तो आई लव यू। कुणाल का इतना सीधा और फनी प्रपोजल सुनकर पीहू जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे प्यार तो अभी नहीं है मुझे तुमसे, लेकिन हाँ, क्या पता तुम्हारे साथ वक्त बिताने से वो भी हो जाए। ये हुई ना बात, शुक्र है तुमने उन टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं कहा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो ऐसे कैसे। अच्छा चलो, वक्त बिताने की शुरुआत आज और अभी से करें। एक बहुत अच्छा कैफे है, हम वहाँ चलकर कुछ कॉफी या कुछ ठंडा पीते हैं। ओके। पीहू कुणाल संग उसकी बाइक पर बैठकर कॉलेज के पास वाले एक कैफे में जाती है, जहाँ दोनों बैठकर मेन्यू को देखते हुए कहते हैं, देखो तुमको क्या पीना है, सब है इनके पास, ठंडे से लेकर गरम में सब। ये पंपकिन शेक सुनने में अच्छा लग रहा है, ये मंगवा लो। आर यू श्योर ना, ये पंपकिन शेक ही मंगवाना है? हाँ हाँ, क्यों, तुमको नहीं पीना तो कोई नहीं, कुछ और मंगवा लो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। वेटर। कुणाल वेटर को आवाज देकर 2 पंपकिन शेक ऑर्डर करता है। कुछ देर बाद दोनों बातें करते हैं और तब तक उनका शेक भी आता है। पीहू जैसे ही एक सिप लेती है तो वो उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए कहती है, वाओ, कितना क्रीमी सा शेक है, सच में मजा आ गया। सही कहा। वैसे जब तुमने ये शेक ऑर्डर किया तो मैंने सोचा कि किसी को कद्दू का शेक कैसे पसंद आ सकता है। क्या, कद्दू का शेक? हाँ, क्यों, तुमको नहीं पता था कि पंपकिन को कद्दू बोलते हैं? क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली है? अरे नहीं नहीं, मैं तो हैरान हुई, तुमने बोला कद्दू का शेक कैसे पसंद आ सकता है। तुमको क्या पता कद्दू में कितने गुण होते हैं, एक लड़की से ज्यादा गुण पंपकिन यानी कद्दू में होते हैं। ये क्या घटिया चीज है, मैंने कद्दू का शेक मंगवाया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लगता है पीहू को कद्दू पसंद है। अब से हम जहाँ भी डेट पर जाएंगे मैं इसको कद्दू से बनी चीजें ही खिलाऊंगा। किसी तरह बाकी का शेक पीकर पीहू जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाती है और घर जाकर अपने कमरे के वॉशरूम में उल्टियाँ करने लगती है। पीहू की आवाज सुनकर बबीता उसके कमरे में जाती है और बेहाल हालत में वॉशरूम से बाहर आती पीहू को देखकर बबीता उससे कहती है, क्या हुआ तुझे, ये क्या हाल बनाया हुआ है और उल्टियाँ क्यों हो रही हैं तुझे? सच सच बता पीहू, कहीं कुछ गलत तो नहीं करके आई? मम्मी यार, आप भी ना थोड़ा तो भरोसा रखो अपनी बेटी पर। वो मैंने आज गलती से कद्दू का जूस पी लिया, उसी की वजह से उल्टियाँ हो रही थी। वाह वाह, मैंने कद्दू की सब्जी बनाई तो वो नहीं खाई मैडम ने, लेकिन कद्दू का जूस बड़ी जल्दी पी आई। अब देखियो, हर दूसरे दिन मैंने कद्दू ही बनाना है, नहीं खाया तो तेरा मुंह तोड़ देना है। बेचारी पीहू, कद्दू ना पसंद होते हुए भी उसको अब कद्दू खाने की धमकी मिलने लगी। खैर, ये दिन तो किसी तरह निकलता है, लेकिन अब पीहू और कुणाल जहाँ भी घूमने फिरने जाते तो कुणाल वहाँ पीहू को कद्दू की बर्फी, कद्दू की सब्जी और भी अलग अलग तरह की कद्दू की चीजें खिलाता, जिसके चलते बेचारी पीहू की हालत खराब होने लगती है। अब काफी समय हो गया था कुणाल और पीहू को एक दूसरे को डेट करते हुए। पीहू को कद्दू खाते हुए भी, लेकिन उसको कद्दू से प्यार अभी भी नहीं था, लेकिन वो तब भी कद्दू खाने वाली थी। एक दिन उसकी जिंदगी का प्यार कुणाल उसके घर अपनी माँ माला के साथ आता है और बबीता के सामने बैठकर कहता है, आंटी जी, आपको पीहू ने बताया होगा कि मैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आज अपनी माँ के साथ आया हूँ ताकि मैं अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा सकूँ, शादी की बात करके। अरे कुणाल बेटा, बहुत अच्छा किया। बहन जी, आप बताइए आपको पीहू कैसी लगी?
अगर आपको भी पसंद है तो हम रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। जी मुझे तो पहले से ही पसंद थी पीहू बिटिया, और सबसे अच्छा तो इसमें ये लगा कि ये कद्दू पसंद करती है। वो क्या है ना, मुझे भी कद्दू बहुत पसंद है। अब बहू भी कद्दू पसंद करने वाली आएगी तो मेरे लिए तो और अच्छा होगा ना। अच्छा, इसको कद्दू पसंद है? बबीता इतना कहकर पीहू की तरफ देखती है तो पीहू आंख मारकर अपनी माँ को चुप रहने का इशारा करती है। अब दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है और दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। 1 महीने बाद पीहू और कुणाल की शादी होती है और अपने ससुराल में आकर पीहू का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। अगले दिन अपनी पहली रसोई के लिए जब पीहू तैयार होकर अपनी सास के सामने आई तो माला उसे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है तो तू अपना और मेरा फेवरेट कद्दू का हलवा बना ले, दिल खुश हो जाएगा। कद्दू का हलवा? लगता है मेरी जिंदगी इस कद्दू के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जिस चीज से मैं इतना दूर भागती थी वो मेरी जिंदगी में अब परमानेंटली बस चुकी है। माला के कहने पर पीहू YouTube से देखकर कद्दू का हलवा बनाती है, जिसको माला चखते ही पीहू की तारीफ करते हुए कहती है, वाह बहू, मेरी कद्दू खाने वाली बहू को कद्दू सिर्फ खाना ही नहीं बनाना भी आता है। बहू सच में आज के टाइम में तेरी उम्र की लड़कियों को कद्दू पसंद कहाँ होता है, और तू है कि कद्दू से प्यार करने वाली है। सच में अब मुझे यकीन है जिसे कद्दू पसंद है उसे सभी पौष्टिक सब्जियां पसंद होगी। मेरे बनाए हलवे की तारीफ करने के लिए शुक्रिया माँ जी। अब जब आपने इतनी तारीफ कर दी है तो मैं भी ये हलवा खाकर देखती हूँ। अपने हाथों से बनाया हलवा खाकर पीहू बहुत खुश होती है और अंत में जाकर उसको कहीं ना कहीं कद्दू से सच में प्यार हो जाता है, जिसके कारण अब वो हफ्ते में 1-2 बार कद्दू की सब्जी और कद्दू का हलवा तो बना ही लिया करती। नेहा एक बहुत ही नटखट लड़की थी। उसे बाहर का खाना बहुत पसंद था। वो ज्यादातर बाहर का फास्ट फूड ही खाया करती। एक दिन नेहा की माँ सुनीता बाजार से सब्जियां लेकर आती है और नेहा से कहती है, ये ले खीरा और धोकर काट कर ले आ और खा ले। पेट में हमेशा गंदगी ही डालती रहती है, खीरा खा, बहुत फायदा करता है। माँ लेकिन मुझे तो पसंद ही नहीं है ना खीरा, तो मैं क्यों खाऊं? बेटा हमेशा स्वाद के लिए मत देखा कर, कभी फायदे के लिए भी खा लिया कर कुछ। जहाँ इतनी सारी तली भुनी चीजें खाती है वहीं दिन में 1 आधा खीरा भी खा लेगी तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। आप मुझसे कितना भी बाहर का खाने को बोल दो, लेकिन ये खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां मत बोला करो। आपको पता है ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बंद कर बहस करना, जा और खीरा धोकर ला। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं खाती। धोकर तो ले आती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आप कुछ भी कर लो, मैं तो खीरा खाने से रही। आप ही खाओ खीरा और विजय को खिलाओ। वैसे ये विजय कहाँ है? दिख नहीं रहा, कहीं बाहर गया है क्या? मुझे क्या पता, कुछ बता कर थोड़ी जाता है वो। और वैसे भी यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में घूम घाम कर। तुझे नहीं पसंद तो क्या हुआ, विजय तो खाएगा ही खीरा। उसे तो वैसे भी पसंद है, रोज बोलता है लाने को। हाँ, उसकी बात तो बड़ी जल्दी सुन ली और ले आए खीरा, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ मत लाना, सब उसके लिए ही लाना बस। हाँ तो तुझे क्या किसी ने रोका है? तू भी खा ले खीरा। अब तेरी फरमाइशें ही ऐसी होती है कि मेरा लाने का मन ही नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद ही ले आऊंगी। आप तो रहने ही दो, खिलाओ अपने बेटे को खीरा और ये बकवास चीजें। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में नेहा का भाई विजय आता है और खीरे को देखकर उसे ऐसे ही खाने लगता है। तभी नेहा बोलती है, ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मैं बोल रही थी ना यही कहीं होगा, आ गया। आप लोग क्या मुझे याद कर रहे थे? ये लो दीदी खीरा खाओ, आपके शरीर में पानी ही पानी होगा। अरे निकम्मे, पहले खीरा धो तो लेता, नालायक ऐसे ही बिना धोए खाने लग गया। तो क्या हुआ माँ, खीरा है ना, इतना पानी होता है उसमें, पेट में जाकर खुद ही धुल जाएगा। और नहीं तो क्या, आप लोग ही बोलते हो ना खीरे में तो बहुत पानी होता है, तो वो खुद भी तो धुल सकता है। क्या दीदी, आप भी बकवास बातों को लेकर बहस करने लग गई। खीरा खाओ। ना बाबा ना, जिसे पसंद है वो ही खाए। मुझे ना खीरा खाना है, ना ही खीरा खाने का कोई शौक है। तू ही खा। हाँ, अभी मोमोज होते ना तो इसको खाते हुए मुंह नहीं बंद होता, और खीरे को मना कर रही है। आजकल के बच्चे भी ना, उनके भले के लिए कुछ भी बोल दो तो सुनते ही नहीं है। दीदी चलो कमरे में, वरना मम्मी का ज्ञान फिर से शुरू हो जाएगा, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मम्मी का ज्ञान सुन सकूं। हाँ चल, यही ठीक है। हाँ हाँ जाओ कमरे में, निकलना मत वहाँ से। मैं भी देखती हूँ फिर वहाँ कौन खाना पीना देता है तुम्हें।
तब तो मेरी याद आएगी ही ना, या तब भी ऐसे ही मुंह बना कर रखना है? नेहा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह हमेशा जब भी माँ उसके लिए खीरा लेकर आती और उसे खाने को देती तो वो मना करके चली जाती। नेहा का बाहर का खाना बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह पर छोटे छोटे पिंपल होने लगते हैं और जब उसके चेहरे पर पिंपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर का खाना ही खाती रहती है। एक दिन वो अपनी सहेली गीतिका के साथ कॉलेज से घर वापस जा रही थी। तभी नेहा कहती है, चलना कुछ खाने चलते हैं, बहुत जोरों से भूख लग रही है मुझे, कुछ भी नहीं खाया। अपनी शक्ल देख रही है, इतने पिंपल हो रखे, अभी तुझे बाहर का खाना है, शक्ल और भी खराब करनी है क्या तुझे? मतलब क्या है तेरा? मैं जो बाहर का खाती हूँ उससे मेरे चेहरे पर पिंपल्स हो रहे हैं। और नहीं तो क्या, तू भी तो खाती है, लेकिन तेरा चेहरा तो बिल्कुल साफ है। वो कैसे, ये भी बता दे। मैं ये सब जरूर खाती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ साथ खीरा भी खाती हूँ, क्योंकि खीरा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें बहुत पानी होता है, तू भी खाया कर, देखियो तेरे चेहरे पे बहुत ग्लो आएगा। रहने दे, अगर खीरा खाने से ही ग्लो आता ना तो ये जो क्रीम बनती है ना उनका क्या होगा? सब तो खीरा ही खा लिया करते ना। अरे क्रीम, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज भी लोग अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए घरेलू नुस्खे करते हैं, जिनमें खीरा बहुत हेल्पफुल होता है। कोई बात नहीं, नहीं मुझे खीरा पसंद है और ना ही उसके फायदे। जिसको अच्छा लगता है वो खाए। मुझे तो यही समझ नहीं आता लोग उसे खाते क्यों हैं? वो बस फीका सा लगता है, तो लोग खीरा खा कैसे लेते हैं? तुझे इतना ही फीका लगता है तो नमक या चाट मसाला लगाकर खा लिया करना, तेरा मुंह का स्वाद भी बन जाएगा और स्वाद में फायदा भी हो जाएगा। हाँ, देखूंगी कभी कि मुझे खीरा खाना चाहिए या नहीं, लेकिन अभी तो कुछ खाने चल ले मेरी माँ, बहुत भूख लग रही है। गीतिका और नेहा दोनों खाने के लिए चले जाते हैं और वहीं बाहर का फास्ट फूड खाने लगते हैं। दोनों खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद नेहा किचन में जाती है और फ्रिज से खीरा निकालकर धोने लगती है। तभी वहाँ उसका भाई आता है और वो नेहा के हाथों से खीरा छीनता है और कहता है, दीदी थैंक यू, आप मेरे लिए खीरा धो रही थी ना, मुझे पता है। आपको तो अच्छा लगता नहीं है, तो आप अपने भाई के लिए ला रही थी, है ना? अरे ये मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो मुझे पता ही है। जब आप खीरा खाती ही नहीं हो तो मैं भी क्या फालतू का सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आज ट्राई कर रही थी कि कैसा होता है। ये बहुत लोग बोल रहे हैं खीरा खाने से ये होता है वो होता है, तो ट्राई करना तो बनता है ना। बनता तो है, लेकिन कभी और कर लेना ट्राई, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख और खीरा ही खाना है मुझे। ठीक है, खा ले। वैसे भी मैं तो सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए और मैं खीरा ना खा सकूं, और तूने खुद ही आकर मुझसे ले लिया। लास्ट खीरा था ये। नेहा से खीरा लेकर विजय वहाँ से चला जाता है और नेहा भी अपने कमरे में जा रही थी कि तभी उसको अचानक से चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। जब वहाँ सुनीता आती है तो वो नेहा को ऐसे गिरा हुआ देखती है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर जल्दी से नेहा को दवाई देते हैं और थोड़ी देर बाद नेहा को होश आता है, तो डॉक्टर नेहा और सुनीता को बताते हैं, मैडम आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है और आपने बाहर का इतना ज्यादा खा लिया है कि अब अगर अब भी आप वही सब खाती हो तो कुछ कहना मुश्किल ही है। डॉक्टर साहब, आप साफ साफ बोलिए ना, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर इनका खान पान में सुधार नहीं हुआ तो इनकी हालत खराब होने के पूरे चांस है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप इन्हें खीरा खिलाओ, इनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो इनकी तबीयत में भी सुधार आएगा और इनके चेहरे पर जो ये दाने हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। आप बस अब अपनी सेहत का ही ध्यान दो, यही आपके लिए अच्छा होगा। सुन लिया तूने? अब तू अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं करेगी, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करेगी। नेहा डॉक्टर की बात को सीरियस लेती है और जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसा ही करती है। थोड़ी देर बाद सुनीता के साथ नेहा घर आती है और उसकी माँ नेहा के लिए एक प्लेट में खीरा काट कर लाती है और वो खाते हुए नेहा कहती है, माँ मैं तो खीरा खा रही हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है, मन भी नहीं कर रहा खाने का। रुक, मैं अभी ये तेरे मुंह के स्वाद के अनुसार करके लाती हूँ। वो खाएगी तो तेरे मुंह का स्वाद भी बन जाएगा और तेरी सेहत भी बनी रहेगी। सुनीता नेहा के लिए खीरे में चाट मसाला, नींबू और थोड़ा सा नमक डाल कर आती है और जैसे ही नेहा एक बाइट खाती है उसे खीरा बेहद पसंद आता है और वो बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता था खीरे को हम ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे पता होता तो मैं शुरू से ही खीरा खाती। जब तबीयत खराब हुई तब तुझे खीरे का असली स्वाद पता चला है। हाँ, अब तो मैं रोज ही खीरा खाया करूँगी।
नेहा को खीरा इतना अच्छा लगता है और अब वो तबीयत ठीक होने पर भी खीरा डेली खाने लगती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप खीरा तो खाते हैं ना। अंजलि सुबह सुबह उठती है और शीशे में अपना चेहरा देखती है तो जोर से चिल्ला पड़ती है, माँ जल्दी आओ। अंजलि की माँ भागती हुई वहाँ आकर कहती है, अरे क्या हुआ, सुबह सुबह गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो ना मेरे मुंह में दाने। ये कैसे हो गए? कल तक तो तेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था। पता नहीं माँ, पहले तो बिल्कुल छोटे छोटे थे तो मुझे लगा ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो और बड़े होते जा रहे हैं। बेटा हो सकता है ये दाने तुम्हारे चेहरे पर टीनेज होने की वजह से निकल रहे होंगे। तुम इन्हें छूना मत और ना ही इन्हें फोड़ना। ठीक है माँ। अब अंजलि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है और उसके चेहरे पर दाने देखकर उसकी सहेली अलका उससे कहती है, अरे अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर ये दाने क्यों हो रहे हैं? पता नहीं यार, माँ तो कह रही थी कि टीनेज की वजह से है। हाँ हो भी सकता है, मेरे बड़े भाई के भी हुए थे। लेकिन अब ये ठीक कैसे होंगे? इतना कहकर अंजलि और अलका वहाँ से चली जाती है। अब शाम को घर जाने के लिए अंजलि और अलका बस स्टैंड पर जाती हैं। अब जैसे ही अलका की बस आती है तो अलका अपने घर को निकल जाती है और अंजलि उसी बस स्टैंड पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ आपस में बातें कर रही थी। अरे अनन्या, तुम्हारे चेहरे के दाने तो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसा क्या लगा रही हो चेहरे पे? मैं तो अपने चेहरे पे गुलाब जल लगाती हूँ, उसी से तो मेरे बिल्कुल दाने ठीक हो गए हैं। देखो अब तो मेरे चेहरे पे कोई दाग ही नहीं है, सारे काले धब्बे भी चले गए हैं। और पता है मैं तो गुलाब जल अपने घर पे ही बना लेती हूँ। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो मैं भी लगाऊंगी गुलाब जल। चलो चलो, अपनी बस आ गई। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और अंजलि बस स्टैंड पर खड़ी होकर सोचती है, क्या सच में गुलाब जल लगाने से चेहरे के दाने ठीक हो जाते हैं? क्यों ना मैं भी अपने चेहरे पर गुलाब जल लगा कर देखूं, क्या पता मेरे दाने भी ठीक हो जाए। अब अंजलि घर जाते वक्त एक गुलाब के फूल की दुकान पर जाती है। भैया ये गुलाब का फूल देना जरा। अरे मैडम, ये गुलाब किसके लिए ले जा रही हो आप? अभी तो वैलेंटाइन डे भी नहीं आ रहा। ये गुलाब किसी को देने के लिए नहीं बल्कि गुलाब जल बनाने के लिए ले जा रही हूँ। आप चुपचाप दे रहे हो या नहीं, या किसी और दुकान से ले लूँ? अरे नहीं नहीं गुड़िया, ये लो फूल। पर आप एक बात बताइए, सच में गुलाब जल से मेरे चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे ना? अरे बिल्कुल बिटिया, कई लोग हमसे गुलाब जल के लिए गुलाब लेकर जाते हैं और उनके चेहरे पर इसके फायदे भी देखने को मिलते हैं। जिसके बाद अंजलि गुलाब लेकर अपने घर आती है और जल्दी से जाकर गुलाब को धोती है और मिक्सी में पानी और गुलाब डालकर उन्हें पीस देती है और मिक्सी में देखकर सोचती है, अरे ये क्या बन गया हलवा सा? ऐसा होता है क्या गुलाब जल? चलो जो भी है चेहरे पर लगा कर देखती हूँ। अंजलि उस गुलाब जल को चेहरे पर लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ आकर कहती है, अरे ये क्या गोबर सा लगा रही है मुंह पर? माँ ये गुलाब जल है। ये कैसा गुलाब जल है? मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा गुलाब जल। माँ मैंने ये गुलाब जल अपने हाथों से बनाया है घर पर ही, गुलाब को मिक्सी में पीस कर। अरे मेरी माँ, तू अपनी मोटी बुद्धि थोड़ी कम ही यूज किया कर। ये ले पैसे, जा दुकान से गुलाब जल ले आ और लगा ले और फेंक इस गोबर को। पता नहीं क्या क्या करती रहती है पागल लड़की। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और अंजलि दुकान से गुलाब जल लेकर आती है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। अब कुछ ही दिनों तक अंजलि ऐसे ही गुलाब जल लगाती है और यूं ही कुछ दिन बीत भी जाते हैं। अब एक दिन अंजलि कॉलेज जाती है जहाँ उसकी सहेली अलका उसे मिलती है और उसे देखकर कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारे चेहरे के तो सारे दाने ठीक हो गए और कितना चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। क्या लगा रही हो चेहरे पर? मैं तो अपने चेहरे पर गुलाब जल लगाती हूँ। जब से मैंने इसे लगाना शुरू किया है मेरा चेहरा और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। हाँ तुम सही बोल रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो और मुझे मेरी कॉपी दे दो। मेरे कॉलेज ना आने की वजह से मेरी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है। अलका अपने बैग में कॉपी ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती तो अलका कहती है, अरे अंजलि, मैं तो आज ना कॉपी लाना ही भूल गई। तुम ऐसा करो, मेरे घर आकर कॉपी ले जाना। हाँ ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर अलका और अंजलि अपने अपने घर चली जाते हैं। शाम को अंजलि कॉपी लेने के लिए अलका के घर जाती है। अलका कैसी हो तुम? मैं अंदर आ जाऊँ? अरे अंजलि आओ, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब अंजलि और अलका रसोई में जाते हैं और अलका एक गैस पर चाय बनने के लिए चढ़ा देती है और दूसरे पर अंजलि देखती है कि एक लोटे में पानी और गुलाब के कुछ पत्ते थे जो कि उबल रहे थे। उन्हें देखकर अंजलि अलका से कहती है, अरे अलका, ये तुम इस लोटे में गुलाब क्यों उबाल रही हो?
अरे मैं गुलाब उबाल नहीं रही हूँ बल्कि गुलाब जल बना रही हूँ। तुमने बताया था ना कि गुलाब जल लगाने से तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी इसे इस्तेमाल करके देखती हूँ। गुलाब जल, वो भी घर पर? हाँ अंजलि, सुना तो मैंने भी है, पर ये बनता कैसे है? अलका मुझे भी सिखाओ ना। बाहर गुलाब जल लेने पर बहुत महंगा आता है और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ हाँ जरूर। देखो, पहले एक बर्तन में पानी लेना और उसके थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें गुलाब जल की कुछ कलियां डाल देना और पानी को कुछ देर के लिए उबालती रहना। बस बन गया गुलाब जल। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। अब मैं भी घर जाकर ऐसे ही गुलाब जल बनाऊंगी। हाँ बना लेना। अब लो चाय पियो, तब तक मैं कॉपी लेकर आती हूँ। इतना कहकर अलका कॉपी लेने के लिए चली जाती है और अंजलि बैठकर चाय पीने लगती है। अब कुछ देर बाद अंजलि कॉपी लेकर अपने घर आती है और घर पर आकर अलका के बताए तरीके से गुलाब जल बनाती है और अब की बार अंजलि से भी बिल्कुल वैसा ही गुलाब जल बनता है। अब अंजलि घर पर ही गुलाब जल बनाना सीख चुकी थी। अब तो अंजलि घर में ही गुलाब के पौधे लगाती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की माँ अंजलि से कहती है, बेटा कल हमें शादी में जाना है तो मैं पार्लर जा रही हूँ फेशियल करवाने, ताकि मेरी झुर्रियाँ ना दिखें। अरे माँ, आप पार्लर क्यों जा रही हैं? आइए मैं आपके चेहरे पर गुलाब जल लगा देती हूँ। इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ कल तक बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? माँ, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो, असर ना हो तो कल के बाद फिर मत लगाना। इतना कहकर अंजलि अपनी माँ के चेहरे पर भी गुलाब जल लगा देती है और जब अगली सुबह अनुपमा अपना चेहरा देखती है तो कहती है, अरे बेटा देखिए तो सच में तेरे गुलाब जल से मेरे चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो गयी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, आप फालतू में फेशियल पे पैसे खर्च करने जा रही थी। हाँ तू सही बोल रही है। अब चल तैयार हो जा, हमें शादी में जाना है। अगर देर हो गई तो सारे गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे। हाँ माँ। इतना कहकर अनुपमा और अंजलि तैयार होने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों सज धज कर शादी में जाते हैं और शादी में सभी लोगों की नजरें अंजलि के ऊपर थी, क्योंकि अंजलि का चेहरा गुलाब जल की वजह से चमक रहा था। अब अंजलि खाना लेने के लिए थाली उठा ही रही थी कि तभी उसका पैर अपने लहंगे की चुन्नी में फंस जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि एक सुमित नाम का लड़का उसे आकर संभाल लेता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, वाओ, कितनी सुंदर हैं आप। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे सही तो बोल रहा हूँ। आपका चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे चांद का टुकड़ा। आपकी आंखें एकदम झील सी गहरी हैं। आप जाइए, आप अपना काम कीजिए, मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मत दीजिए। जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को। सुंदर लड़की देखी नहीं कि फ्लर्टिंग करना शुरू। अरे आप मेरे बारे में गलत सोच रही हैं, सुनिए तो। इतना कहकर अंजलि सुमित की बातों को सुने बिना वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिन बाद अंजलि के घर सुमित का रिश्ता आता है और उसकी माँ उसे सुमित के बारे में बताती है। अरे बेटा तुझे पता है, उन्होंने तेरी सुंदरता को देखकर तुझे पसंद किया है। लड़का बहुत ही अच्छे और बड़े घर का है और सुंदर भी। अपनी माँ की बात सुनकर अंजलि शादी के लिए हाँ कर देती है और अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी होती है। जब वो शादी के मंडप में सुमित को देखती है तो चौंक कर कहती है, अरे तुम? मैंने कहा था आप गलत सोच रही हैं, पर आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब दोनों की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब अंजलि भी गुलाब जल लगाना कभी नहीं छोड़ती।